आकाशवाणी पटना से पेश है कोरोना पर आधारित विशेष कार्यक्रम बुजुर्गों का रखें ख्याल। सभी सुनने वालों को अनिल का नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में अलका जी मौजूद हैं। अलका जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, और रेडियो सेट या न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को अलका का नमस्कार। अनिल जी, हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी का 8.5% है, और अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो पूरी दुनिया का अनुभव यही बताता है कि इस बीमारी से बुजुर्गों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अलका जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन बुजुर्गों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भी उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। हेल्पेज इंडिया के बिहार प्रभारी गिरीश चंद्र मिश्रा का कहना है, पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, औरंगाबाद, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, इन जिलों में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो उस टीम के माध्यम से हम लोगों ने जागरूकता बुजुर्गों के बीच में फैलाना शुरू किया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हाथ धोएं और परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को कैसे अच्छी तरीके से संभालें। ये काम शुरू हुआ। खास करके बुजुर्गों में सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि वो एक दूसरे से बातचीत करके, एक जगह पे बैठ के एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट करके अपना समय बिताते थे। वो उनके लिए सबसे बड़ा समस्या आया, और वो हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम बुजुर्गों को समझाएं कि वो अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं आए। तो फिर हमें खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसके बुजुर्गों से, और ऐसे बुजुर्ग जो कि बेसहारा हैं, असहाय हैं, कि उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई कि वो अपना गुजारा कैसे करें, क्योंकि उनका पूरा का पूरा गुजारा या तो कुछ छोटी छोटी कमाई करके था, या फिर वो सामाजिक तौर पे एक दूसरे के मदद से गुजारा चलाते थे। और चूंकि सब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, तो इसीलिए उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने जो समुदाय के स्तर पर जो हमने अपना संगठन बना रखा है, और उसे हम वृद्ध स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं, चलाते हैं। तो ये एक ऐसा समूह है जो अपने और अपने से जो कमजोर लोग हैं, छोटे छोटे लोग, एक समूहों में एकत्रित होके उन्होंने अपना कुछ संचय भी किया है, आर्थिक रूप से भी वो थोड़े संपन्न हुए हैं, और सामाजिक गतिविधियों में वो रहते हैं। तो चूंकि हमारी टीम के लिए भी सब जगह पहुंचना संभव नहीं था, तो इस बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके टोले में, उनके मोहल्ले में, उनके गांव में जो ऐसे बुजुर्ग थे उनकी तलाश करके और उन्हें जरूरी जो मदद थी, चाहे वो राशन की हो और जो सुविधाएं हैं, उसको उपलब्ध कराना शुरू किया। तो जो हमारा स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से ही हमने करीब 25,000 मास्क का यहाँ पे वितरण करवाया। और इस कार्य में उस बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह के जो लोग थे या उनके परिवार के जो लोग थे, उन्हें ही शामिल किया, क्योंकि वो उनके घर के लोग और खास करके जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सिलाई कताई का काम पहले से करती थी। तो उन्हें हम लोगों ने शामिल करके एक उनको आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करने का काम किया, कि क्योंकि उनकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो ये मास्क बनाने के माध्यम से थोड़ी उनकी कमाई भी हुई, और फिर ये वितरण करने से बुजुर्गों को, खास करके जो कमजोर, जो अपने से नहीं खरीद सकते थे, वैसे बुजुर्गों को मास्क उपलब्ध हो पाया। साथ ही साथ हम लोगों ने साबुन का भी वितरण किया उसके साथ ही। और फिर दौर चला कि अलग अलग जगहों पे जो हमारी टीमें हैं वो गांवों में जाके, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियां हैं, जो अर्बन स्लम्स हैं, उसमें जो ऐसे परिवार थे, ऐसे लोग हैं, उनको चिन्हित करना शुरू किया, और उनको जो है वो ड्राई राशन किट जो है कि उन्हें
खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया। अगर सिर्फ पटना में बात करें तो अभी 1000 से ज्यादा परिवारों को हम लोग मदद कर रहे हैं और ये कार्य हमारा आगे बढ़ता जा रहा है और अभी हम लोग और हजारों परिवारों तक पटना में, बक्सर में, औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी जिले में हम लोगों ने 1000 से ज्यादा परिवारों को मदद कर पाए। भारत के संदर्भ में बुजुर्गों की समस्या के बारे में गिरीश चंद्र मिश्रा कहते हैं, उसमें हम ये नहीं माने कि ये बुजुर्गों की बीमारी है या बुजुर्ग इस बीमारी से प्रभावित हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग इस बीमारी से प्रभावित हैं। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों को शायद पहले प्रभावित कर सकती है। छुतहरू मेहता की उम्र 80 साल है और वो सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के निवासी हैं। सेहत की अनेक समस्याओं के साथ साथ इन्हें खाने पीने की भी दिक्कत थी। सरकारी योजना और हेल्पेज इंडिया की सहायता ने इन्हें राहत पहुंचाई है। हमारा साधन सर किछो है, हम तो साफ गरीब आदमी छे, हमरा में बाल कपाल छे कोई न, हमरा तो मात्र प्राणी छे। वह 5 किलो चावल मिले रहे मात्रे, हेल्पेज इंडिया से सर हमरा मिले रहे 11-12 सामान। शुरुआते में सबसे पहले चावल मिले रहे, आलू मिले रहे, दाल मिले रहे, आटा मिले रहे, तेल मिले रहे, साबुन मिले रहे, 2टा बांस मिले रहे मुँह लगवे ले। सब बीमारी हमरा ठेवना ये बुझ नहीं है, ठेवना में उड़ा बातरा जी छे आँखों में रोशनी करे कमजोर छे सर, वो ने देख नहीं रहा। कानों के सर बही छी, घर से निकलबे तो सर देखी करवे जी। साबुन देल के है ना, प्योरी साबुन देल के रहा या हेल्पेज इंडिया साबुन देल के रहा। ये साबुन सब हमरा का हाथ धोई 3 बेर के भर दिन में जी। 2 बांस दिल के रही या 2 मुखिया 4 दिल के रहे, 4टा बांस अखन हम सब बारी से लगावे छे, साफो करिए सर। अलका जी एक बात बताऊं, हेल्पेज इंडिया की मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट भी दूर दराज के गांवों में जा जाकर बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लाल सारा विवरण दे रहे हैं। हमारा काम है मोबाइल यूनिट, हेल्थ यूनिट है जो ग्रामीण क्षेत्र में जाती है ये गाड़ी, और वहाँ पे अबव 60 इयर्स के बुजुर्गों को देखा जाता है। खास करके मेल के लिए हम लोगों ने 60 इयर्स रखा है और फीमेल के लिए 55 इयर्स है, और विडोज के लिए एज बैरियर नहीं है। तो उनको हम लोग देखते हैं और फ्री मेडिकल सर्विस देते हैं और दवाई भी फ्री में जाता है। बहुत सारी चीजें उभर के धीरे धीरे आई, जिसमें कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे उभर के आना शुरू हुआ, डायबिटीज आना शुरू हुआ, आस्थमा का पेशेंट, COPD का पेशेंट सब आना शुरू हुआ। उसके अलावा गैस्ट्राइटिस, गैस बनना, कंस्टिपेशन, यही सब केसेस ज्यादा हैं और यही उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। हर दिन 2 सेंटर हम लोग टच करते हैं। सोमवार को हम लोग शहर के ही आसपास रहते हैं, ग्रामीण ही इलाका रहता है। मैनपुरा होता है और दूसरा होता है बांसकोठी दीघा, वहाँ पे बुजुर्गों को देखते हैं। ट्यूसडे को हम लोग चले जाते हैं ताजपुर, मनेर ब्लॉक, और उधर से लौटते हैं तो एक खासपुर है, वो भी मनेर ही ब्लॉक में शायद पड़ता है। और वेडनेसडे को हम लोग चले जाते हैं सराय, हथियाकंद सराय, उसरी की तरफ से जाते हैं, दानापुर उसरी होकर के हथियाकंद सराय। और दूसरा सेंटर हमारा होता है दानापुर रेलवे स्टेशन के पास है, NC घोष एकेडमी, वो रेलवे का स्पेस है, वहीं पे हमारी गाड़ी लगती है और आसपास के क्षेत्र से लोग आते हैं। थर्सडे को हम लोग चले जाते हैं फतुआ की तरफ, जेठली एक जगह है, जेठली में तो हम लोग तो गंगा इसी तरफ रहते हैं, रेलवे से किनारे में, मगर वहाँ पे पेशेंट भी काफी दूर से आते हैं, इवन तो मतलब गंगा से उस पार से राघोपुर, दियारा वगैरह से भी आते हैं। सेकेंड सेशन में हम लोग चले जाते हैं चकबैरिया, और फ्राइडे को हम लोग चले जाते हैं अकबरपुर, एम्स से आगे है 5 किलोमीटर, और लौटते वक्त हम लोग चले जाते हैं जक्कनपुर। ऐसे ही हमारा शेड्यूल है, 2 सेंटर एक दिन में। डेली का है 100-110 के आसपास, सिर्फ मंडे को थोड़ा कम रहता है, 190 ऐसे, मगर ट्यूसडे के बाद हम लोग को अबव 100 रहता है। इस तरह का हम लोगों ने गाइडलाइन और हाथ धोने के बारे में भी बताते रहते हैं। मास्क लगाइए, नहीं तो गमछा है उनको लपेट के रहिए, फेस को जल्दी ना छुए, कोई भी चीज छूने के पहले हाथ साबुन से धो करके तब ऐसा करें। पंपलेट भी एक प्रिंट आउट, जिसमें हम लोग दवाई रख करके उनको दे देते हैं। पंपलेट में हमारा पूरा कोविड के बारे में जानकारी रहती है
उसी में हम लोग उनका दवाई रैप करके उनको दे देते हैं। सप्लीमेंट के तौर पे हमेशा जारी रखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। विटामिन की गोलियां हमेशा मिलती रहती है उनको। हम लोग जब भी जाते हैं तो उनका एक फूड हैबिट्स को भी ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप अपना फूड हैबिट्स को थोड़ा सुधारें। जो विलेज लेवल पे उपलब्ध है संसाधन, उसी में आप बेस्ट क्या ले सकते हैं जिससे कि आप अच्छे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हम लोग बीच बीच में हमेशा उनको जानकारियां देते रहते हैं। अनिल जी, जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोगों की मन में भय की वजह से भ्रांतियां भी अपना स्थान बनाने लगी हैं। बहुत से गांव टोले में तो लोग मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का विरोध करने लगे। गिरीश चंद्र मिश्र इन समस्याओं के विषय में बताते हैं। खास करके जो हमारी स्वास्थ्य टीम थी वो जब गाँवों में और अलग अलग जगहों पे जब काम करने जाती थी तो वहाँ लोगों को ये लगा था और खास करके उस क्षेत्र में जहाँ 1-2 पॉजिटिव केसेस आ भी गए तो उस क्षेत्र में लोगों ने हमें आने से मना कर दिया। गांव में हमारी इवेंट जहाँ हमारा कार्यालय था, जहाँ से हम ये ऑपरेशन करते थे, वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की। नहीं, आपकी जो ये मेडिकल वैन है, जो ये गाड़ी है, ये अलग अलग जगहों पे जाती है, तो आप या तो इस कार्य को बंद कर दें या फिर हम आपको इस गांव में नहीं आने देंगे या अभी जो है वो कार्यालय आपको नहीं चलाने देंगे। जबकि हम लोग उनको ये समझाते थे कि हमारी गाड़ी रोज सुबह जो है वो सैनिटाइज होती है, जब शाम को आते हैं तो हम उसको सैनिटाइज करते हैं। हम अपनी बचाव के लिए सारी चीजों से लैस हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं तो मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रही हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों की पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने माता पिता, दादा दादी का दिल से ख्याल रखें। और अलका जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि श्रवण कुमार जैसे आदर्श पुत्र की परंपरा वाले इस देश में आज यह भूमिका बेटियां भी निभाने लगी हैं। ज्योति कुमारी के पिता गुड़गांव में दुर्घटना में घायल हो गए थे। वे उनकी देखभाल करने वहां गई। इस बीच लॉकडाउन हो गया, खाने पीने के पैसे खत्म हो गए। तभी कोरोना सहायता की 1000 रुपए की रकम उनके खाते में पहुंची। फिर क्या था, ज्योति ने 500 रुपए में साइकिल खरीदी और 7 दिनों में अपने घायल पिता को साइकिल के पीछे बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंची। ज्योति के पिता मोहन पासवान बताते हैं। गुड़गांव हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे। लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा, काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। काफ़ी दबाव था, राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरी बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से ले चलेंगे। फिर भी कोशिश करा, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे। और अब हम ज्योति की बातें सुनते हैं। गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो ही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे। 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। अनिल जी, हमें अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का ध्यान रखने वाली इस परंपरा को बनाए रखना है। इसी सिलसिले में देश के नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन की मदद से सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अमिताभ कांत। हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट पीरामल फाउंडेशन के साथ मूव किया है, जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, और ये अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कि सेंसिटाइज करें लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में और बिहेवियरल चेंज। और मुझे बहुत खुशी है कि 15,000 वॉलंटियर्स और 600 पीरामल के स्टाफ इसके लिए दिन रात मिलके टायरलेसली काम करेंगे, और मेरे विचार से इससे महत्वपूर्ण, इससे अच्छा कार्यक्रम इस समय हो नहीं सकता, और देश के लिए सबसे जरूरी कार्यक्रम यही है। पूरा हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी ज्वाइन करना चाहता है, उनको भी ज्वाइन करवाएंगे, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस और आउटकम इस कैंपेन के जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स के निकलेंगे आपके, उसको हम वो पहले बाकी 112 डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे। और मेरी हेल्थ सेक्रेटरी से आज बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इस कैंपेन के बाद वो पूरे भारत में इस कैंपेन को वो लॉन्च करना चाहेंगी। अलका जी, बच्चों और दादा दादी नाना नानी में स्नेह, आशीष और स्पर्श का अटूट रिश्ता है, लेकिन कोरोना काल में हमारे बच्चे क्या सोचते हैं ये तो जान लें। जैसे कि हम नाना नानी से खुद प्यार करते हैं, तो मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि क्योंकि नाना नानी से करते हैं प्यार, इसलिए कोरोना में रहना है थोड़ा डिस्टेंस पार। इसका मतलब यह है क्योंकि हम नाना नानी से प्यार करते हैं, वही बुजुर्ग हैं, और उन्हें सांस का खतरा हो सकता है, सांस की दमी हो सकती है, और उनसे अगर हम प्यार करते हैं तो उनका स्वास्थ्य देखना हमारे लिए ज़रूरी है। फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं, उनका दूर से भी ख्याल रखा जा सकता है। उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि उनको आसपास की सब्जी मंडी से, मार्केट हो जो खुला हो छोटा सा, वहाँ से कुछ सामान मंगवा के ड्राइवर के थ्रू प्रॉपर मास्क पहन के ड्राइवर का उनको वहाँ पे दे देना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। बच्चों को चाहिए कि वो फ़ोन ही के जरिए सिखा दे वीडियो कॉल से, और फिर वो अपने से भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्यूचर में। बाहर निकलने पे पहले तो उनका जो शरीर है वो फ्रेजाइल होता है, मतलब इम्यूनिटी का जो बात है वो थोड़ा बुजुर्गों में कम होता है। बुजुर्गों में इसलिए कम होता है क्योंकि उनका शरीर अब एज कर गया है, उनका इम्यूनिटी बच्चों के कंपैरिजन में कम हो गया है। तो क्या होता है कि बाहर निकलने पे जो वायरस है वो बुजुर्गों को ज़्यादा टारगेट करती है। जो भी प्रॉपर मास्क है वो पहन के बंद गाड़ी में तब निकलना चाहिए, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं निकलना चाहिए। दूसरा बात कहना चाहूँगा कि किसी के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, 6 फीट की दूरी पर रहें, और उसके बाद ही बात करें। और डॉक्टर से बात करने के लिए फ़ोन पे बात कर लिया जाए, वीडियो कॉल कर लिया जाए, और टेलीमेडिसिन भी हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और दवाई की कंपनी जो है वो होम डिलीवरी भी कर रही है। बाहर से आए तो उनको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। उनके यहाँ कोई बाहर से आए तो अपने आप को अलग रखें, स्वस्थ रखें, उनसे कांटेक्ट में नहीं रखें। इससे क्या होगा कि दोनों की जान खतरे में नहीं होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो काम कर सकते हैं कि अच्छा खाने का पान करें, विटामिन पूरा लें, एक्सरसाइज करते रहें ताकि उन्हें जोड़ों में दर्द नहीं हो। इससे क्या होगा कि वो कम से कम कोरोना को एक्सक्लूड करते हुए भी वो अपने आप को फिट रखेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके नाना नानी फिट रहें, उसके लिए दूरी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, दूरी जरूरी हो जाता है। देखिए, प्यार यही होता है, देखभाल करना, तो उनका देखभाल यही है कि भी दूर से बात करें, क्योंकि कोरोना काल है। मतलब एक ही निकलता है कि भाई प्यार करना है तो थोड़ा सहलो, दूर रह के प्यार करो, क्योंकि अगर तुम सामने कांटेक्ट में जाओगे तो तुमको दिक्कत होगा, उनको भी दिक्कत होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। अंकित ने बिल्कुल सही कहा। अगर नाना नानी से करते हैं प्यार तो अभी उनसे मिलने का करना होगा इंतज़ार, और सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी बनाकर रखनी ज़रूरी है। अनिल जी, कोरोना संक्रमण से अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए डॉक्टर के अग्रवाल की सलाह सुन लेते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन किसी भी एज में हो तो आपको कोविड का खतरा ज्यादा होता है। अब तो ये रिजल्ट्स भी आ गए हैं, बच्चों में भी ये बीमारी अगर फेटल होती है तो बिना कोमॉर्बिड कंडीशन में नहीं होगी। 10 साल के बच्चों तक होने की संभावना 0.5% होती है, और ओवरऑल बच्चों में 3% होती है, और बड़ों में जिनकी उम्र ज्यादा है, 70-80 से ज्यादा है, उसके अंदर मोर्टेलिटी 18% भी हो सकती है। मेल, एज एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस, खासकर डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, ये चारों चीजें हमारे यहाँ पे इसके अंदर में, मेल के अंदर में एंड्रोजन, हाई ACE2 सेल्स ज्यादा होते हैं, जिससे कि ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर घर में कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन है, खासकर अगर वो मेल है और एल्डरली है, बुजुर्ग हैं,
तो घर में भी मास्क पहने, उनके सामने बिना मास्क पहने मत जाएं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि घर में मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर घर में बुजुर्ग हैं या हाई रिस्क कोमॉर्बिड वाले कंडीशंस हैं, उनके सामने आपको 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हेल्दी लोग को हम कहते हैं 3 फीट की, लेकिन इनको हम बोलते हैं 6 फीट की डिस्टेंसिंग। इन लोगों को हम फेस टू फेस मीटिंग नहीं करते, इनको हम आसन पे बिठाते हैं, यानी कि अपने से ऊंचे बैठे, आपकी सांस और इनकी सांस आपस में ना मिले। इनको आदर के साथ में सिंहासन पे या ऊंचे आसन में बिठाया जाता है और इनके साथ में हमारी जो हाथ सफाई और साफ सफाई करनी बहुत जरूरत होती है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान देश के 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया गया है। बिहार के 5 जिलों अररिया, बेगूसराय, कटिहार, शेखपुरा और सीतामढ़ी में इसकी शुरुआत हुई है। अररिया जिले के प्रोग्राम मैनेजर कुमार आशुतोष से जानते हैं इसके बारे में। अररिया में जो विभिन्न योजनाओं से जो जुड़े हुए लोग हैं और जो वरिष्ठ नागरिक को संख्या आया था वो 1,27,000 के आसपास आया था। तो हमारे लिए जो ये चैलेंज था उसको मिटिगेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी ये निकल करके आई। चूंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स एसोसिएटेड है हमसे। तो कुल मिला के 10,561 शिक्षक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। पूरे अररिया जिले में 10,561 शिक्षक हैं। और अगर यहाँ गांव की संख्या देखें तो गांव की संख्या 751 है पूरे अररिया में, जो रेवेन्यू विलेजेस हैं। पंचायत 218 है। और अगर हम टोलों की संख्या देखें तो कुल मिला के 2000 टोले हैं। यानी कि हर टोला में एक विद्यालय तो है ही है और उस विद्यालय में एक शिक्षक तो है ही है, या फिर नहीं भी है उस टोले में विद्यालय तो शिक्षक तो एक है ही है। तो हमारी योजना यही है दूसरी कि हम किसी भी तरीके से जो बाकी बचे हुए लोग हैं, बाकी बचे हुए सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका आंकड़ा को इन शिक्षकों की मदद से एकत्रित करने की कोशिश करें। पंचायत के स्तर पर अररिया में 218 पंचायत हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि हर एक पंचायत से एक ग्रामीण वॉलेंटियर्स को रेज करें। सबसे पहले उनकी ओरिएंटेशन हो कि हम लोग मुख्य तौर पे 3 पिलर्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं इस अभियान में। पहला ये है कि एक्सेस पिलर है। एक्सेस पिलर मतलब जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं लोगों के लिए, राशन वगैरह के संबंध में या दवाइयों के संबंध में, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या कोई भी अन्य योजना जिसके तहत कोई फाइनेंशियल सहायता मिलती है उनको सरकार की तरफ से। तो ऐसे लोगों की जानकारी को एकत्रित करके सरकार को देने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कुछ परिवार हैं जिनको ये राशि तो मिली नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अपना मदद खुद नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर के जितनी भी परेशानी है उनको एक जगह एकत्रित करके कोशिश हमारी ये होती है कि उसको एक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट तक उसको ले जाए और गवर्नमेंट उनको राइट लोगों के साथ अप्रोच करके उसको इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हमारी बातचीत में दूसरी जो बात शामिल होती है वो ये होती है कि किसी भी प्रकार के उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या नहीं, कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो तो वो हमारे लिए एक फ्लैग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोविड रिलेटेड इश्यूज हो या फिर कोविड रिलेटेड ही सिम्टम्स हो, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट या थोड़ा क्रिटिकल सिस्टम हो, उसको ही सिर्फ नहीं, कोई अन्य स्वास्थ्य के संबंधी इश्यूज जो होती है वो भी एक मसला होता है और उस मसले को भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। और हमारी हेल्थ टीम काम कर रही है, पीरामल की एक हेल्थ टीम भी जिले में काम करती है। तो उसको रिस्पांस के लिए हम वो डेटा को फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई ये नंबर निकल के आया है इस ब्लॉक में, इतने लोग आए हैं, इनको एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रहा है और ये हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो पिलर है वो है प्रिवेंशन के अराउंड, क्योंकि कोविड के बारे में बोले तो सबसे ज्यादा इसमें मेजर चीज यही है कि हम कितना अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो हमारी कोशिश ये थी कि गांव के भी अगर हम आजकल बात करें तो गांव में भी एक अलग तरह का एक माहौल बन जाता है। कोई कहता है कि धूप में बैठो तो आपको कोरोना ठीक हो जाएगा। हमारी ये होती है कि हम मिथ्स को किसी तरीके से प्रिवेल ना हो, एक विश्वास ना हो उसको लेकर के, और वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं। जितने भी करते हैं वॉलेंटियर्स, मैक्सिमम कॉल्स को हम लोग रिकॉर्ड करके ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कोई गलत जानकारी तो नहीं जा रही है। सचमुच अनिल जी, बहुत ही बढ़िया अभियान है। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड की झबुआ देवी अकेली रहती हैं। बेटा मुंबई में फंसा है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान के तहत जब पीरामल फाउंडेशन ने उनकी सुध ली तो उन्होंने राहत की सांस ली। कुमार आशुतोष बताते हैं,
सिकटी प्रखंड में एक झबुआ देवी हैं, तो मैंने ही उनको कॉल किया था। तो जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हमारा जो पैसा है वो हमें नहीं मिला और पैसा का कोई जानकारी भी नहीं है कि कोई मिलेगा भी। दूसरी चीज ये भी है कि हमारा बच्चा जो है वो मुंबई में काम करता है और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो आ नहीं पाया है, और इनफैक्ट अगर उसको जानकारी भी हो गई तो भी वो आ करके मेरा कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि आसपास में बहुत लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हमारी एक टीम से बात हुई, यहाँ की लोकल की टीम से। जो लोकल टीम बात हुई तो उन लोकल टीम ने सीएसपी, जो लोकल गांव के लेवल पे बैंक्स के छोटे छोटे ये होते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, उनको ले जा करके वो लेकर के गए, उनके घर पे ही लेकर के गए। घर पे ले जा करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई। वहां पे थंब इम्प्रेशन लेकर के उनको 1000 रुपए कुछ पैसे दिए। उन्हीं के पैसे थे, पैसे दूसरे के नहीं दिए, उनके अकाउंट में आए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि पैसे आए। उनको पैसे दिए, वो काफी खुश हुई और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि ये इफ्तार का वक्त था, मेरे पास कुछ भी नहीं था कि हम इफ्तार कर पाते, ये मेरे लिए खुदा से कम नहीं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। समय समय की बात है भैया, कभी धूप कभी है छाँव है भैया। जिम्मेवारी हमें मिली है, सुबह सुबह ये शाम ढली है। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। अपने घर में दादा दादी से, दूर के गांव के नाना नानी से, ओ तो बात करो, कुछ मदद करो। कोरोना के चलते याद रखो, अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। इसी के साथ कोरोना पर विशेष कार्यक्रम बुजुर्गों का रखें ख्याल अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को आपके लिए पेश किया रजित सिन्हा, मैं यानी अलका प्रियदर्शनी और अनिल तिवारी ने। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।